हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान कौशल। आप सोच रहे होंगे कि आज आपकी अंजना मैम की जगह मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको टीचिंग ऑफ इंग्लिश पढ़ाने आई हूँ। बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में, अगर आपने बीटीसी में एडमिशन ले लिया होगा तो आपको पता होगा कि बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में आपका इंग्लिश जो होता है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। तो इंग्लिश पढ़ेंगे हम, उसका फर्स्ट चैप्टर थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स। मैं इजी से इजी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगी। आपको कोई भी क्वेरीज होगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देके आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो लेट्स डिग इनटू द टॉपिक। थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में मेथड और अप्रोच दो टॉपिक है। मेथड और अप्रोच होता क्या है और उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो पहले हम मेथड क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। इट्स एन ओवरऑल प्लान बेस्ड ऑन सम अप्रोच। तो आप जब एक ओवरऑल कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ाने जाते हैं तो उस पर आपका एक ओवरऑल प्लान होता है कि आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कितने टाइम में उसको कंप्लीट करना है और क्या स्टेप्स इन्वॉल्व करने हैं। तो वो पूरे प्लान को आप मेथड कह सकते हैं। और उसमें क्या अप्रोच होगा, अप्रोच मतलब क्या प्रिंसिपल्स आप फॉलो करेंगे, क्या रूल्स आप फॉलो करेंगे, वो आपका अप्रोच हो जाता है। और अप्रोच जो होता है इट्स स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स। सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स का मतलब है कि इट्स एक्जियोमैटिक। एक्जियोमैटिक मतलब कि उसके अपने एक जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने एक जनरल रूल्स होते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो मेथड का हम एक डेफिनेशन दे देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में केवल आपको अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखना होता है। अगर आप एक डेफिनेशन उसमें ऐड कर देते हैं तो जो एग्जामिनर होता है उसको लगता है कि आप कुछ पढ़ के आए हैं। तो एक डेफिनेशन आपको लिख देनी चाहिए। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एंथनी, method is an overall plan for the orderly presentation of language material, no part of which contradicts and all of which is based upon selected approach। इसका मतलब होता है कि आप जब भी कोई सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट करने वाले होते हैं तो उससे पहले आप एक प्लान बनाते हैं। जैसे कि आपको क्या टूल्स इन्वॉल्व करने हैं। ऑडियोलिंगुअल मेथड, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम ले तो हम चार्ट का यूज़ करेंगे, हम फिल्म दिखाएंगे, हम फिल्म अडेप्टेशंस दिखाएंगे, फिल्म स्ट्रिप्स शो करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। तो वो सब प्लान करना, फिर क्लासरूम में जाना, बच्चों के पास क्या उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो चीज़ें समझना, फीडबैक सेशन, ये सब कुछ जब मिला के जो प्लान बनता है वो आपके मेथड में आता है। तो इट्स एन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। तो आपका जो भी लैंग्वेज मटेरियल है, आपको बच्चों को जो पढ़ाना है, उसका एक ऑर्डरली प्रेजेंटेशन होता है। नो पार्ट ऑफ विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, मतलब कि वो एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो पहला प्लान है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आपके दूसरे प्लान को। एंड ऑल ऑफ विच इज़ बेस्ड अपॉन सेलेक्टेड अप्रोच। तो मेथड कभी भी बिना अप्रोच के नहीं कंप्लीट होता है। प्लान यहाँ पे कीवर्ड है। तो मेथड में आपका प्लान होना, एक ऑर्डर में होना, एक सिस्टम में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डरली, सिस्टमैटिक एंड वेल प्लान्ड प्रोसीजर एम्ड एट फैसिलिटेटिंग एंड इन्हांसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, जिसका मेजर जो एम होता है वो बच्चों की लर्निंग होता है। जैसे कि डायरेक्ट मेथड होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, ऑडियोलिंगुअल मेथड होता है। ऑडियोलिंगुअल जैसे मैंने बताया ही, चार्ट वगैरह, प्रेजेंटेशन। ग्रामर ट्रांसलेशन होता है जहाँ पे टीचर जाता है, डायरेक्ट बच्चों को एक सेंटेंस देता है उनके लैंग्वेज में और बोलता है फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने को, या फिर फॉरेन लैंग्वेज में बच्चों को स्टेटमेंट देता है और उसको बोलता है कि वो उसको अपने मदर टंग में ट्रांसलेट करे। वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो जाता है। अब हम आते हैं अप्रोच पे। सो अगेन अकॉर्डिंग टू एंथनी हियर एज वेल, इट स्टेट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू और फिलोसफी और एन अजम्पशन विच वन बिलीव्स बट कैन नॉट नेसेसरली प्रूव। तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू, फिलोसफी, जैसे मैंने बोला जनरल प्रिंसिपल्स होता है। तो अप्रोच में एंथनी भी वही कहते हैं कि यहाँ पे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू और एक या फिर आपकी एक फिलॉसफी वर्क करती है। इट सेट्स द जनरल रूल और जनरल प्रिंसिपल टू मेक लर्निंग पॉसिबल। दोनों का एम, लॉन्ग टर्म एम यही होता है कि बच्चों के अंदर लर्निंग हो। तो आप पहले अप्रोच डिज़ाइन करते हैं जिसके हिसाब से आप अपना मेथड चूज़ करते हैं। कुछ ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस हो सकते हैं, जैसे कि द साइलेंट वे। साइलेंट वे में क्या होता है कि स्टूडेंट इंटरैक्शंस होता है। टीचर जो होती है वो साइड में खड़े होकर बच्चों को देखती रहती है कि वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, और बच्चे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं या फिर साइलेंट रीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ सकता है और उनका पर्सनल लेवल पे कंसंट्रेशन भी बढ़ता है जब वो साइलेंट रीडिंग करते हैं। तो ये छोटी छोटी स्टेप्स होते हैं। मेथड एक बड़ा प्लान होता है, छोटे छोटे अप्रोचेस को मिला के आप एक प्लान एग्जीक्यूट करते हैं।
कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग भी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का एक पार्ट है। तो ये मेजर डेफिनेशन है मेथड और अप्रोच की, और ये डिफरेंसेस है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जिसमें पहला है सुपरवाइज्ड स्टडी। सुपरवाइज्ड या सुपरविजन जो वर्ड है उसका मतलब होता है टू लुक एट और लुक आफ्टर, जिसका मतलब है किसी की देख रेख करना, देखना, उसको गाइड करना। यहाँ पे जो रोल ऑफ सुपरवाइजर है वो टीचर का होता है। वर्कर या डूअर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं। जो बच्चों को काम दिया जाता है वो दिया जाता है क्लास असाइनमेंट्स, जो कि ग्रामर एक्सरसाइज हो सकता है, शॉर्ट कॉम्पोजिशन हो सकता है। रोल ऑफ टीचर क्या होता है इसमें? टीचर आया, बच्चों को असाइनमेंट्स दे दिया, बच्चे अपना काम कर रहे हैं। टीचर का रोल क्या होता है? उसको मेंटेन करके रखना होता है डिसिप्लिन, बच्चे आवाज़ ना करें, जिनको जो भी असाइनमेंट्स दिए हैं वो उस पर फोकस्ड रहें, कॉपी ना करें, असाइनमेंट्स में अपना क्रिटिकल दिमाग लगाएं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, इवैल्यूएशन और फीडबैक देना, बच्चे जो कर रहे हैं उसको देखना कि क्या वो सही कर रहे हैं, उनका अप्रोच सही है, उनका मेथड सही है, वो देखना, और उसके हिसाब से उनको फीडबैक देना कि वो उन्होंने बहुत अच्छा किया या उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। गाइडेंस और हेल्प करना बच्चों को, और मोटिवेट और एनकरेज करना। तो ये सब सुपरवाइज स्टडी में आ जाएगा। अब सेकेंड अप्रोच है लैंग्वेज ड्रिल्स। लैंग्वेज ड्रिल्स क्या होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच होता है या मेथड होता है फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग में। जब आपको कोई लैंग्वेज सिखानी होती है तो आप एक रिपीटिशन करते हैं किसी भी स्टेटमेंट का, किसी भी फ्रेज का, किसी भी वर्ड का। तो रिपीट यहाँ पे कीवर्ड है। स्पीक आउट इन कोरस। स्पीक आउट इन कोरस मतलब आप बच्चों से क्लासरूम एक्टिविटी में आप एक ग्रुप्स बनाते हैं, जो कि आप उन्हें एक एक्टिविटी दे देते हैं जहाँ पे वो एक पैराग्राफ पढ़ते हैं या फिर कोई एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो योकम और सिम्पसन ने इसकी डेफिनेशन दी है कि ड्रिल इज़ अ सीरियस वर्क एक्टिविटी विच हैज़ फॉर इट्स पर्पस ऑफ द परफेक्शन ऑफ अ स्किल। तो किसी भी स्किल के परफेक्शन के लिए ड्रिल एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको परफेक्शन देती है, और स्ट्रेंथनिंग ऑफ एसोसिएशंस टू मेक देम मोर परमानेंट। तो ये परमानेंट एक कीवर्ड है आपका, और एक परफेक्शन है। तो आपको किसी भी स्किल में अगर मास्टरी करनी है और उसका एक परमानेंट छाप छोड़ना है उस स्किल को, तो आपको लैंग्वेज ड्रिल्स आप यूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है? रिपीटिशन इसकी बेसिस है, किसी भी चीज़ का रिपीटिशन। जैसे मदर टंग एक हमारा अनकॉन्शियस वे ऑफ स्पीकिंग होता है। आप कोई ट्यूशन नहीं लेते हैं, आप कोई क्लास नहीं करते हैं मदर टंग की, पर फिर भी आप सीखते हैं क्योंकि आप अपने घर पे कॉन्स्टेंटली लोगों को बोलते हुए देखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उससे हमेशा पापा या माँ ऐसे करके वर्ड्स बुलवाती है, तो बच्चा एक बार में ही तो सीख नहीं जाता है। उसको कॉन्स्टेंटली जब आप ये वर्ड बोलते हैं, ड्रिल करते हैं उसके माइंड में, तब जाके वो सीखता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक उसी तरह से लैंग्वेज भी, फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। मेरिट्स क्या हो सकती हैं? ये एक एक्टिविटी किस तरह सिखाया जाता है, बच्चों को बुक से सिखाया जाए या एक एक्टिविटी करके सिखाया जाए, तो एक्टिविटी ज़्यादा पावरफुल होती है। तो इसीलिए क्योंकि लैंग्वेज ड्रिल एक एक्टिविटी है तो इसकी मेरिट में आ जाएगा कि सिंस इट इज़ एन एक्टिविटी, तो बच्चों को जल्दी सीखना हो जाता है। दूसरा हो जाएगा कि प्लेवे मेथड की तरह, छोटे बच्चों के लिए ये प्लेवे मेथड की तरह यूज़ हो सकता है। एक गेम एक्टिविटी करवा सकते हैं आप और लैंग्वेज सिखा सकते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा इंट्रोवर्ट शाय स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि जब वो कोरस में बोलना सीखते हैं तो धीरे धीरे उनका हेजिटेशन जाता है और वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा गुड प्रैक्टिस इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसकी वजह से बच्चों की लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल जो होती है वो अच्छी हो जाती है। कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर डेवलप होता है, जैसे कि थर्ड पॉइंट में मैंने बताया था। और नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इट स्टैब्लिशेस रैपो बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। बच्चों और टीचर के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से भी एक कम्युनिकेशन बैरियर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और ये एक बहुत पावरफुल टूल है और ये लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है अगर एक स्किल्ड टीचर इसको एक करेक्ट वे में यूज़ करता है। इसके डीमेरिट्स या लिमिटेशंस देख लेते हैं। सो इट रिक्वायर्स अ स्किल्ड और विजिलेंट टीचर। नॉर्मल टीचर नहीं पढ़ा सकता, इसके लिए आपको स्किल्ड होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट रहेगा टीचर शुड बी कीन ऑब्जर्वर सो दैट एवरीवन पार्टिसिपेट्स। ग्रुप ड्रिल्स में क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि बाकी बच्चे कोरस में उस चीज़ को अटर कर रहे हैं तो वो गलत प्रोनाउंसिएशन भी करें या वो नहीं भी बोले
तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, कोई नोटिस नहीं करेगा। इसलिए टीचर को एक कीन ऑब्जर्वर होना पड़ता है बच्चों को डिटेक्ट करने के लिए कि वो सही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कैन नॉट पे अटेंशन टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। तो कौन बच्चा क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, वो कर रहा है कि नहीं, ये डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ग्रुप ड्रिल्स में। चौथा पॉइंट हो जाएगा डिफिकल्ट टू डिटेक्ट रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इन ग्रुप ड्रिल्स। तो क्योंकि बच्चे एक साथ एक कोरस में रिपीटेशन करते हैं, इसीलिए रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो डिटेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम काइंड्स ऑफ लैंग्वेज ड्रिल्स देख लेते हैं। पहला है रिपीटेशन, दूसरा है चेन, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, और सब्स्टिट्यूशन ड्रिल का ही एक पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल। रिपीटेशन ड्रिल जो होता है वो सबसे ओल्डेस्ट टाइप होता है, जहाँ पे टीचर जो होता है वो एक वर्ड या फ्रेज देता है स्टूडेंट्स को और वो उसको रिपीट करते हैं। इसका एम क्या होता है, टू रिमूव हेजिटेशन, बिकॉज बच्चे कोरस में गाते हैं और कभी कभी इंडिविजुअल भी उनको दिया जाता है रिपीट करने को या प्रोनाउंस करने को। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू लर्न प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड पॉज। ये सब जो होते हैं वो स्पीकिंग स्किल्स होते हैं, इसीलिए रिपीटेशन ड्रिल जो होता है यहाँ पे वर्क में आता है। जब आपको प्रोनाउंसिएशन, किसी भी लैंग्वेज की इंटोनेशन, उसका स्ट्रेस और उसका पॉज जो होता है, आप किस तरह से आप सेंटेंसेस को प्रोनाउंस करते हैं, जब आपको वो लर्न करना होता है तो आप रिपीटेशन ड्रिल का यूज़ करते हैं। इंस्टेंट करेक्शन इन प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, क्योंकि भले बच्चे कोरस में गाएं, जब टीचर को ऐसा लगता है कि उसमें से कोई एक ऐसा बच्चा है जो गलत प्रोनाउंस कर रहा है, तो वो उससे उसको इंडिविजुअली प्रोनाउंस करने को भी कह सकती है, इसलिए यहाँ पे इंस्टेंट करेक्शन इन प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। सेकेंड आता है चेन ड्रिल। चेन ड्रिल में होता है दैट अ चेन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 7 और 8 इज फॉर्म्ड। उन 7 और 8 बच्चों का एक चेन फॉर्म करता है टीचर, उसके बाद उनको कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस जो होता है वो रिपीट करने को देता है। पूरे क्लास के सामने वो बच्चे उसको कॉन्स्टेंटली रिपीट करते हैं और जो बाकी बच्चे होते हैं वो अटेंटिवली उसको सुनते हैं और वो सुन के सीखते हैं कि किस तरह से प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होता है किसी भी लैंग्वेज में। तीसरा पार्ट आ जाता है द सब्स्टिट्यूशन ड्रिल। सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, सब्स्टिट्यूट वर्ड मतलब कि आप किसी एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इट इज़ यूजफुल इन टीचिंग टेंसेस, वर्ड ऑर्डर, सेंटेंस पैटर्न एक्सेट्रा। रिपीटेशन ड्रिल में जहाँ आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे रहे थे, स्पीकिंग स्किल्स पे, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ड्रिल में जो है आप राइटिंग स्किल पे ध्यान देंगे। इसमें इसका प्रोसेस क्या होता है, वहाँ पे आप एक मॉडल सेंटेंस देते हैं, उसके बाद देन ड्रिल इट फॉर 8 और 10 टाइम्स। तो बच्चों को जैसे कि वी प्ले फुटबॉल, तो आप इसको 8 से 10 बार बच्चों को ड्रिल करवाते हैं। उसके बाद आप एक सेंटेंस देते हैं ब्लैंक स्पेस के साथ, जहाँ पे बच्चों को अपने उस रिपीटेटिव जो उनका मेमोरी है उसका यूज़ करके वो ब्लैंक स्पेस फिल करना होता है। और इसका मेन जो आपका मेन अप्रोच होता है वो ये होता है कि आप इजी से डिफ़िकल्ट जाते हैं। सिंपल सेंटेंस से पढ़ाना शुरू करते हैं आप, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे जाते हैं। फॉर इंस्टेंस प्ले फुटबॉल, उसके बाद हमने उन्हें एक मॉडल सेंटेंस दिया जहाँ पे हमने दिया अनिल डैश फुटबॉल और ब्रैकेट में हमने कर दिया प्ले या प्लेस। सो इसका आंसर हो जाएगा अनिल प्लेस फुटबॉल। ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल भी एक टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन ड्रिल कह सकते हैं, जहाँ पे आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। फॉर इंस्टेंस आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल जो होता है वो एक्टिव वॉइस होता है, वो हम लोगों ने बच्चों को सिखा दिया और उसके बाद उनको ट्रांसफॉर्मेशन सिखा दिया जिसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है, दैट इज़ फुटबॉल इज़ प्लेड बाय मी। तो ये 3 तरह के ड्रिल्स हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मेथड हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। आपका जो भी फीडबैक होगा, जो भी करेक्शन आपको मेरे टीचिंग मेथड में चाहिए या आपको कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।